गांव काफी हरा भरा था। सभी लोग मिलनसार थे। हंसी खुशी सभी अपना जीवन बिता रहे थे कि एक गरीब किसान के घर। बेटा, मुझे तो चिंता हो रही है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी ज़िंदगी कैसे बीतेगी। कौन तुम्हारी परवाह करेगा। मैं गरीब हूँ बेटा, कुछ पैसा भी नहीं जोड़ा है जो तुम्हारे कुछ काम आ सके। ना ही तुम्हारी पढ़ाई हम करा सके हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। कौन संभालेगा तुम्हें मेरे जाने के बाद। पिताजी, आप चिंता ना करें। आप ही तो कहते थे कि भगवान सबका ध्यान रखते हैं। आप अपना काम भगवान के नाम पर करते जाओ, सब भला हो जाता है। और आप ज़्यादा चिंता ना किया करें, ज़्यादा सोचा ना करें। आप जितना चिंता मुक्त रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और आपको संभालना नहीं पड़ेगा फिर नहीं तो। बेटा, तुम बात तो बड़े ज्ञान की करते हो, लेकिन कुछ ज़मीनी सच्चाई भी होती है और यह बिल्कुल अलग होती है। इस सुकुमार सी उम्र में उनका सामना करना बड़ा कठिन होता है। ज़रा इस उम्र में तुम्हें सहारा मिल जाए तो फिर आगे आदमी सब संभाल ही लेता है। पिताजी, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। भगवान सब भली करेंगे। आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं ज़रा बाहर से राशन लेकर के आता हूँ। बेटा, आज तुम मेरे पास से ना जाओ तो अच्छा है। तुम्हारी माँ तो पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है और मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। तुमसे अलग होने का मन नहीं हो रहा। अभी पड़ोस में रहने वाली संतोष माँ जी घर में आती हैं। वह कुछ बोलने वाली ही होती हैं। लो पिताजी, संतोष माँ जी भी आ गई। आप इनसे बतिया लीजिएगा। मैं तब तक राशन ले आता हूँ। घर पर राशन बिल्कुल नहीं है। खाना भी तो बनाना है। बस थोड़ी ही देर की बात है, अभी आया मैं। जैसे ही बेटा रोहन कुछ समय बाद घर आता है, पाता है कि उसके पिता गुजर चुके हैं और उसका संसार भी उजड़ चुका है। वह अब शमशान में अपने पिता को मुखाग्नि देकर अकेला खड़ा होता है और बाकी सब लोग वहां से जा चुके होते हैं। अरे जोरावर, सुनते हो? वो भगवान दास को पैसा दिया था, वापस नहीं आया क्या? जी मालिक, भगवान दास तो भगवान को प्यारा हो गया है। उसका एक बेटा रोहन है, कहो तो उठा लाए उसे। तो ऐसा करो, उसे अपनी हवेली पर बुलवा लो। उसको यहीं पर काम लगा लेते हैं। कुछ थोड़ा बहुत खाएगा, कमा करके पैसे उतार देगा ना। एक घर में पहले ही नौकर निठल्ले पड़े हैं, कहें तो उसे खेत के काम में लगा देते हैं। खेत में वैसे भी सही से काम करने वालों की कमी ही रहती है। एक बार खेत के काम की आदत लग गई तो लगा रहेगा उम्र भर आपके पास। जोरावर, तुम भी सही से आदमी की औकात की पड़ताल कर लेते हो। ठीक तो फिर उससे मिलकर उसे खेत के काम में ही लगा दो। अरे रोहन, रोहन, कहाँ मर गए? जी, जी बताइए, कहिए। रोहन, तुम्हारे पिताजी ने सेठ से पैसे उधार लिए थे, उसको चुकता करने का समय हो गया है। बताओ, कर्ज कब अदा कर रहे हो? जी, जी, वो वो पैसे तो मेरे पास नहीं हैं। पिताजी ने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया, ना ही पहले कभी आपको मैंने देखा। अच्छा, हमें कैसे देखते हैं? हम तो पैसे ही लेने आते हैं। दिए गए पैसे समय पर मिलने चाहिए। अब इस मकान को खाली करो या पैसे दो। सुना तुमने? लेकिन लेकिन फिर मैं रहूँगा कहाँ पर? वो हमें पता नहीं। वो तो तुम्हारे पिता को मकान गिरवी रखते वक्त सोचना चाहिए था। हाँ, अगर तुम जमींदार के खेतों में काम करो तो शायद जमींदार तुम पर तरस खा लें और तुम्हें मकान में रहने दें। मंजूर है तो बताओ, नहीं तो खाली कर दो इसी वक्त इस घर को। जी, जी,
मैं आपके खेतों में काम कर लूँगा, मैं मेहनत से नहीं घबराता। जोरावर मन ही मन मुस्कुराता है कि कितना भोला है यह, तो इतनी आसानी से मान गया। जोरावर रोहन को ले खेत में जाता है। वहाँ पर रोहन खूब मेहनत करता है। बेचारा मेहनत का आदी भी नहीं था, फिर भी काफ़ी मेहनत करता है। अरे थोड़ा और काम करना है, काम पूरा होने पर ही घर जाना है, ऐसे हरामीपन से काम नहीं चलेगा। रोहन बगैर जोरावर की बात पर ध्यान दिए हुए काम में लगा रहता है। अगले दिन फिर रोहन खेत में होता है। अरे कमबख्त, खेत में समय से आया कर, और ये ले, आज तुझे खेत में हल चलाना है। रोहन बेचारा करता भी क्या, उसने खेत में हल चलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार काम करते करते सारा दिन बीत गया। ऐसे काम ना चलेगा, ऐसे काम ना चलेगा। यह हल तुम्हें अब जमींदार के घर ही छोड़ कर के आना है। रोहन बेचारा जोरावर के साथ साथ जा करके हल को जमींदार के घर छोड़ आता है। और अगले दिन जोरावर रोहन को बैलगाड़ी थमा देता है और अनाज की बोरियों को बाजार में ले जाने का आदेश देता है। जैसे वह बैलगाड़ी को आगे चलाता है, एक अनाज की बोरी जमीन पर गिर जाती है। अरे अरे पागल है क्या तू? कमाया कुछ भी नहीं और बिखेर इतना रहा है। ला, मैं तुझे बताता हूँ पाखंडी, करम जले। जमींदार रोहन को पीटने लग जाता है। अब रोहन से भी रुका नहीं जाता। पीट लीजिए जमींदार साहब, जितना मर्जी है आप पीट लीजिए। आज के बाद मैं आपके खेत में काम करने के लिए नहीं आने वाला। जुल्म की भी एक हद होती है, आप लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। भाग जा, भाग जा यहाँ से, पता लग जाएगा 2 दिन में। भूखा मरता यहीं पर आकर के काम के लिए नाक रगड़ेगा तू। मैं कुछ भी करूँगा पर वापस तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। और रहेगा कहाँ पर? वह घर भी तो हमारे पास ही गिरवी है, कहाँ जाएगा बता? अब कहाँ जाएगा तू? रोहन जाते जाते जमींदार को घर भी अपने पास रखने के लिए कहकर चला जाता है। मैं कुछ भी करूँगा, कोई भी मेहनत का काम करूँगा, पर ऐसी जिल्लत की ज़िंदगी मैं न जीऊँगा। मैं इस जंगल में से ही जानवरों के साथ अपना जीवन यापन कर लूँगा, जंगली फल खा लूँगा, गुफाओं में रह लूँगा, पर ऐसी जगह कभी नहीं रहूँगा जहाँ पर खाने को मार और झेलने के लिए जिल्लत या गाली मिले। इस प्रकार रोहन अपने आप से बातें करते करते जंगल में से निकल रहा होता है और उसे एक हिरन दिखाई देता है। रोहन पल भर के लिए उस हिरन को देखने के लिए रुक जाता है और उसके पास जाकर उस पर हाथ फेरने लगता है। अब वह हिरन उसके साथ साथ चलने लग जाता है। जंगल में चलते चलते रोहन अपने आप को रो रहा होता है। पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है। मेहनत भी करके खुश रहता हूँ, किसी का बुरा भी नहीं करता, किसी के काम को मना भी नहीं करता, फिर भी ना जाने इतने सारे दुख मुझे ही क्यों झेलने पड़ते हैं। मुझसे अच्छा तो ये हिरन है, आज़ादी से जहाँ चाहता है वहाँ घूमता है, और भगवान ने हर जगह इसके लिए खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। बस कुछ इसी तरह की गुजर बसर मेरी भी होती तो बड़ा आनंद रहता। तभी सामने से रोहन को एक संत आते हुए दिखाई देते हैं। प्रणाम महात्मा जी, आप भी जंगल में अकेले हैं? मैंने तो सोचा था कि मैं ही अब आगा हूँ जो जंगल में अकेला मारा मारा फिर रहा हूँ, जो जंगल में भटक रहा हूँ। आप तो बस्ती में रह सकते थे। वत्स, किसने कहा कि तुम अभागे हो? तुम्हारा तो जल्दी ही भाग्योदय होने वाला है। तुम्हारे माथे की चमक बता रही है कि तुम जल्दी ही किसी राजा
कि ताज को धारण करने वाले हो। और ऐसा यूं ही नहीं कह रहा मैं, यह तुम्हारे माथे की चमक मुझे सब बता रही है। रिसीवर, शायद आप सही कह रहे हो, लेकिन अभी के लिए तो खाने के भी लाले पड़े हैं। बेटा, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद ही तुम्हारे ये सब दुख खत्म होने वाले हैं और फिर तुम बहुत सारे लोगों की आशा की किरण बन प्रदीप्त होने वाले हो। अब तुम सीधे पूर्व दिशा में ही चलते जाना। जल्द ही तुम अपनी किस्मत से निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लोगे। रोहन ऋषि से प्रस्थान की अनुमति लेकर के आगे बढ़ निकलता है और इस प्रकार वह आगे ही आगे चलता जाता है। और अब जैसे ही वह आगे कुछ दूर जाता है, उसे एक शेर दिखाई देता है जो कि घायल अवस्था में बैठा था। अरे, ये तो शेर घायल है, अब क्या करूं? किस्मत में मरना ही लिखा है, तो फिर क्या डरना। क्यों न मरने से पहले एक अंतिम प्रयास कर लूं। जिस तरीके से ये शेर मुझे दिखाई दे रहा है, उससे तो लगता है कि इसको मेरी सहायता की ज़रूरत है। यह तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा। एक मन करता है कि इसको यहीं पर छोड़ करके भाग जाऊं, लेकिन ये मेरा पीछा ना छोड़े शायद। दूसरा मन करता है कि इसकी सहायता कर दूं, नहीं तो इस जंगल में यह ऐसे ही मर जाएगा। कुछ इस प्रकार सोच विचार कर रोहन आगे बढ़ शेर के घाव को छूता है। उसमें लगी एक बड़ी सी टहनी को निकाल करके फेंक देता है। शेर को कुछ राहत मिलती है और वह वहां से उठ कर के जंगल की तरफ चल देता है। रोहन भी अब थोड़ी सी राहत महसूस करता है और वह पूर्व दिशा में बढ़ चलता है। चलते चलते वह एक बस्ती में पहुंच जाता है और एक सेठ की दुकान पर। सेठ जी, पीने को पानी मिलेगा? काफ़ी दूर से आया हूँ, बहुत प्यास लगी है। पानी मिल जाए तो बड़ी कृपा होती आपकी। बेटा, परदेसी लगते हो, पहले कभी इस इलाके में देखा नहीं तुम्हें। सेठ जी, मैं एक अभागा इंसान हूँ, मेरी क्या पूछिएगा, मैं तो किस्मत का मारा हूँ। कोई बात नहीं बेटा, काफ़ी दुखी दिखाई देते हो। लो, पास में रखे मटके से पानी पी लो और प्यास बुझा लो, और फिर मन करे तो खाना भी मिल जाएगा तुम्हें। अब रोहन पानी पीकर कुछ राहत महसूस करता है और आराम करने के लिए वहीं पर बैठ जाता है। नहीं सेठ जी, सब ठीक है। खाना तभी अच्छा लगता है जब काम हो पास में। काम के बिना भोजन भोजन नहीं, दया में दी गई भीख जैसा लगता है। काफ़ी संस्कारी लगते हो बेटा। अगर काम चाहिए तो बताओ कि तुम क्या कर सकते हो। सेठ जी, मैं खेतों में काम कर लेता हूँ और खाना भी बना लेता हूँ। अगर ऐसा कोई काम है तो बताओ, नहीं तो मैं कोई नया काम सीख लूँगा। जैसा आप कहोगे उसी के अनुसार चल लूँगा। कोई बात नहीं बेटा, तुम ईमानदार जान पड़ते हो। चलो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। बेटा, यह मेरा घर है। घर में मेरी माँ है, मेरे बेटे प्रदेश में व्यापार करते हैं और मेरी पत्नी भगवान को प्यारी हो गई थी। अरे, मैं भी क्या कहानी बताने लग गया तुम्हें। तुम बैठो, मैं खाना बना लाता हूँ, तुम भूखे होगे। सेठ जी, आपने मेरा नाम जाना ही नहीं। मेरा नाम रोहन है और अब आप मेरे हाथों का खाना खाइए। रोहन रसोई में जाता है और तीनों के लिए खाना बना उन दोनों को परोस देता है। सेठ जी के कहने पर खाना खाता है। वाह बेटा, बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया। वास्तव में बेटा, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो।
तुम हमारे घर पर ही रह जाओ। भाई रोहन, काम तो तुम्हें मिल गया। वैसे भी हम अकेले से ही रहते हैं। तुम खाना बना दिया करो और घर की देखभाल किया करो, बस ऐसे ही अच्छा रहेगा। ठीक है सेठ जी, मैं जितना हो सके उतना अच्छा काम आपके लिए किया करूँगा। इस प्रकार रोहन को काम और रहने का ठिकाना मिल जाता है। सेठ को भी रोहन के रूप में एक घर के सदस्य की कमी पूरी हो जाती है। ऐसे समय बीतता है और एक दिन सुनो सुनो, राजा विक्रम सिंह की बेटी के लिए एक सुयोग्य वर की ज़रूरत है और दरबार में जो उनकी बेटी की शर्त को पूरा करेगा उसी को सुयोग्य वर माना जाएगा। उसी से उसकी शादी होगी, आधे राज्य का मालिक होगा। सुनो सुनो, सुयोग्य व्यक्ति ही अपने आप को दरबार में उपस्थित करे। बेटा रोहन, चलो राजा के दरबार में चलते हैं। राजा जी को देखाएंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पर मिलेंगे, ज़रा मनोरंजन भी हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, बताइए कब चलना है। मैं अपने काम पूरे कर लूँगा तब तक। कल सुबह चलेंगे, मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से। ठीक है सेठ जी, साथ में खाने को भी ले चलेंगे। घर का खाना ही उत्तम रहता है। कहो तो दादी माँ को भी साथ ले चलें, उनका भी मन ज़रा हल्का सा महसूस करेगा। ठीक है रोहन, बड़ा ध्यान रखते हो आजकल दादी का। अगले दिन सेठ जी एक बैलगाड़ी किराए पर ले राजमहल की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में तरह तरह के आदमी, राजकुमार यात्रा पर राजमहल की तरफ जा रहे होते हैं। यह सब बड़ा ही रोचक और मनोरंजक नजर आ रहा था। सब जगह चहल पहल नजर आ रही थी। देखिए सभी दूर पास से आए सज्जनों और राजकुमारों, जो राजकुमारी से शादी करने के लिए आए हैं, तो शर्त यह है कि जो पिंजरे के अंदर शेर को काबू कर लेगा वही विजयी कहलाएगा। और हाँ, कोई भी व्यक्ति पिंजरे में हथियार के साथ प्रवेश नहीं करेगा। यह सुनकर सब दंग रह जाते हैं। सभी राजकुमार और बाकी लोग जो उपयुक्त वर बनने के लिए आए थे, धीरे धीरे वहां से खिसकना शुरू हो जाते हैं। अब दरबार में केवल तमाशबीन और राजा अपने दरबारियों के साथ रह जाते हैं। तभी रोहन की नजर पिंजरे में बंद शेर के ऊपर पड़ती है। वह उसकी तरफ देखता है कि वह तो वही शेर है जो उसे जंगल में घायल अवस्था में मिला था। रोहन अपने आप को रोक नहीं पाता और शेर के पिंजरे के पास चला जाता है। और वह शेर के पिंजरे के पास चला जाता है। उधर से लोग चिल्लाते हैं, अरे भाई मत जा मत जा, अरे रुक जा भाई, अरे ऐसा मत कर। लेकिन वह बिना किसी की बात सुने हुए आगे बढ़ चलता है और शेर के पिंजरे को खोल अंदर जाता है। शेर भी दहाड़ कर बैठ जाता है और रोहन उससे बातें करता है और एक कपड़ा उसके घाव पर लगाता है। फिर वह थोड़ी देर वहां बैठकर बाहर आ जाता है। अब हर कोई हैरान होता है। अब शर्त के मुताबिक रोहन और राजकुमारी की शादी कर दी जाती है। सेठ